बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र 19 साल थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश नहीं थी। मेरा कद भी छोटा था और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। मैं यतीम खाने में बड़ी हुई थी और जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो वहाँ से चली गई। इसके बाद जिन लोगों में मैं रही, जहाँ पर मैंने काम किया, उनका माहौल खुला था। यहाँ पर कोई भी ये नहीं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, और मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे माँ बाप भी नहीं, तुमने तो किसी को जवाब भी नहीं देना, फिर तुम ज़िंदगी को बेहतर तरीके से क्यों नहीं गुजारती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि मेरे अपने कुछ असूल थे। अगर मेरे माँ बाप ज़िंदा नहीं थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं गलत राहों पर चल पड़ती। मैं एक आम सी लड़की थी। मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं किसी के साथ रिश्ते में आ जाऊं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था और पैसों का भी बहुत मसला था। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था और अपने बाप के बारे में भी मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो मुझे इनकी शक्ल तो याद थी। लेकिन एक दिन वो मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। 13 साल की थी। तब से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी और अपने लिए सब कुछ खुद ही करती थी। मैं एक कैफ़े में काम करती थी, जहाँ पर एक शख्स मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि आज शाम को मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। दरअसल वो शख्स हर दूसरे हफ्ते यहाँ आया करता था और मुझसे बात करने की कोशिश करता था। मेरी दोस्त भी कहती थी कि वो बहुत हैंडसम है, तुम्हें इसके साथ ही बाहर जाना चाहिए। और फिर एक दिन मैंने उसे कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, पर हम सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे। वो बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि मैं कल तुम्हें आकर ले जाऊँगा। मैं जब वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई तो कुछ बहुत अजीब हुआ। ये गया तो दूसरा शख्स वहाँ पर आया जो उसके साथ आया करता था, और उसने कहा कि उसने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि ये तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जाने के लिए मना लेगा। ये उसकी शर्त के पैसे हैं जो तुम उसको दे देना। मैं हैरान रह गई और मैंने वो पैसे जाकर उसके मुंह पर मार दी और उसको कहा, तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊँगी। तुम किसी किस्म के घटिया इंसान हो, दूसरे के लिए शर्त लगाते हो। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे साथ जाने का कोई शौक़ नहीं था, तुम्हें बस इस पैसे से मतलब था। जबकि वो शख्स जो सिर्फ मुझे दूर से देखता था और आज ही काफ़ी के लिए पूछा था, तो उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। और उसके बाद जिसने मुझे इसके बारे में बताया था, जिसका नाम सफ़र था, उस आदमी के साथ मेरी दोस्ती हो गई और मैं उसके साथ काफ़ी पीने भी गई। काफ़ी पीने का यही मतलब था कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहे थे और हमारा रिश्ता आगे बढ़ रहा था। कहता था कि तुम्हें इसी जगह पर काम करने की ज़रूरत है जहां तुम्हें लोग घूर कर देखें और तुम्हारे ऊपर शर्त लगाई जाए। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर काम करते हुए नहीं देख सकता। मेरे पास घर है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकती हूँ, हमारे बीच कोई रिश्ता भी तो होना चाहिए। उसने कहा कि तुमसे पूरी बात कुछ दिन बाद करने वाला था, लेकिन आज ही बता देता हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। अपने एक दोस्त से बात की तो उसने कहा कि तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, ऐसी लड़कियों को कोई भी अपनी बहू बनाने के लिए राज़ी नहीं होता। पर ये इंसान अच्छा है जो सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमसे शादी करना चाहता है। उसने अभी तक तुम्हारे साथ कोई गलत बात भी नहीं की है। मेरी मानो तो उसका हाथ थाम लो। मैंने अपने दोस्त की बात मान ली, क्योंकि अब मैं भी काम करके थक गई थी और चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। जब से हमारी बातचीत हुई थी तब से हमें 1 साल हो गया था। इस 1 साल में हमें काफ़ी दोस्ती भी हो गई थी। मैंने शादी के लिए हाँ भी कह दिया और फिर एक दिन हमने शादी भी कर ली। वो बिजनेसमैन था, मुझसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा था और कद में भी काफ़ी लंबा था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। हमारी एक बेटी भी थी। जब एक दिन मैंने देखा कि ज़फ़र के कपड़ों के अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जो किसी औरत की थी पर मेरी नहीं थी। ज़फ़र ने मुझे कहा था कि मुझे किसी मीटिंग में जाना है, इसलिए मेरे कपड़े तैयार कर दो। जब वो वापस आया तो मैं वो चीज़ हाथ में था, मैं ज़मीन पर बैठी थी। वो एक चैन थी। मुझे अब ये बात पता चल गई थी कि शायद इसका किसी के साथ अफेयर है। मैं तो हैरान थी। मैं तो इस बात पर ही खुश होती रहती थी कि एक अमीर आदमी से मेरी शादी हो गई है, मेरी एक प्यारी सी बेटी है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है और कुछ भी गलत नहीं है। पर जब आज मुझे ये खबर अचानक मिली कि दरअसल मेरे शौहर का चक्कर चल रहा है, तो मेरे कदमों तले से ज़मीन क्या, सर से आसमान भी उठ गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी।
मैंने कहा कि किसकी है? ये उसने कहा कि वो मेरी सेक्रेटरी है, शायद उसकी है। मैंने कहा कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर है? तो उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे कहा कि मेरी तरफ देखो, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने भी कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है ना? उसने कहा कि हाँ, तुम मेरी बीवी हो और मेरी एक बेटी भी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये सब कुछ चलता ही रहता है, तुम्हें इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िक्र नहीं करो, जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने कोई काम नहीं किया था, वो सारे खर्चे खुद ही उठाता था, इसलिए इसके घर में उसकी ज़्यादा मर्ज़ी चलती थी। मुझे लगा कि जब मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा तो फिर उसके बाद वो शर्मिंदा होगा, लेकिन उसका रवैया बदल गया। अपनी गलती का पता लग जाने के बाद उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक बात आ गई और मैं उसे कहती थी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम्हारा तो किसी के साथ अफेयर है, और वो इस बात को बहाना बनाकर मुझे मारता था। वो कहता था कि अगर मेरा किसी के साथ अफेयर है ये एक अलग बात है, लेकिन बीवी तुम हो, तुम ही हो, बच्ची है हमारी जिसको तुमसे ही पैदा किया, खर्चा तो मैं तुम्हारा ही उठाता हूँ। मुझे इस बात पर गुस्सा आया तो मैंने कहा कि मैं खुद काम कर लूँगी जैसे शादी से पहले करती थी। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि शादी से पहले तुम कौन सा अच्छा काम करती थी? एक कैफ़े में ही काम करती थी, लोगों के आगे काफ़ी रखती थी, लोग तुम्हें देखते थे, तुम पर शर्तें लगाते थे, और मुझे क्या पता कि शादी से पहले तुम वहाँ पर क्या करती रही हो। ऐसे कैफ़े का क्या माहौल होता है, हम जैसे लोग अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी लगती हो। तुमने मुझे फंसा लिया एक अमीर लड़के को और काम छोड़ दिया। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो गई। मेरे शौहर ने मुझे न सिर्फ दिमागी तौर पर चढ़ाना शुरू कर दिया बल्कि हाथ उठाना भी जारी था। मुझे ताने देना और मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में बात करना आम बात बन गई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि मैं इससे पहले किसी के साथ भी रिश्ते में नहीं थी। मैंने सिर्फ इसी से रिश्ता बनाया और फिर इसी के साथ शादी भी कर ली, और आज हमारी 3 साल की बच्ची भी थी, लेकिन इससे बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मुझसे मेरी एक पुरानी दोस्त मिलने आई जो मेरे साथ कैफ़े में काम करती थी। उसने मुझे देख लिया, मेरे चेहरे पर चोट का निशान था। उसने कहा कि ये ज़ख़म कैसे लगा है, ये तुम्हारे साथ किसने किया है, बताओ मुझे। तुम तो बहुत ही बहादुर थी, तुम तो कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी। तुमने कभी कोई गलत काम किया था? आज तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो। बताओ मुझे, ये तुम्हारे साथ किसने किया? तुम्हारे शौहर ने मारा क्या तुमको, हाथ उठाया तुम पर? अगर ऐसा है तो तुमने अब तक ये बात किसी को क्यों नहीं बताई? तुम सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रही हो? मेरी इस दोस्त की शादी हो चुकी थी और उसका शौहर पुलिस में था। उसने कहा कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारा नाम नहीं आएगा और हम तुम्हारे शौहर को सीधा कर देंगे। क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी थी, मैंने अपनी तरफ से अपने चेहरे पर लगे ज़ख़म छुपाने के लिए मेकअप भी किया था, लेकिन वो ज़ख़म इतने नीले और लाल हो चुके थे कि नज़र आ रहे थे। मैं बुरी तरह रो रही थी और मेरी दोस्त बार बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम बताती क्यों नहीं हो, इतनी बोझिल कब से हो गई हो? मैं वाकई बोझिल हो गई थी क्योंकि मुझे अपने बच्ची का ख्याल था और मेरे पास पैसे भी बिल्कुल नहीं थे। मैं अभी बोलने लगी कि मेरा शौहर पीछे से आ गया और उसको देखकर कहने लगा कि चाय पी कर जाना, मुझे ऑफिस में काम है। वो चला गया और मेरा शौहर वापस चला गया तो मैं बुरी तरह रोने लगी। मेरी दोस्त ने भी शादी कर ली थी और एक ऐसे इंसान से की थी जिसको मैं भी जानती थी और वो मेरा भी दोस्त था। उसने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, वो तुम पर हाथ उठाता है, तुम एक बुरे रिश्ते में हो, तुम्हें इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। मैंने कहा कि मेरी बच्ची है, इसका क्या होगा? तो उसने कहा कि जो अच्छा शौहर नहीं है वो अच्छा बाप कैसे बन सकेगा? वो बोल रही थी, मैंने उसको चुप करा दिया क्योंकि मुझे शक हो गया था कि शायद वो खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा था। उसने आकर मेरी दोस्त की बहुत बेइज्जती की, मेरी वजह से उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद उसने फिर से मुझ पर हाथ उठाया और फिर मुझे वहीं पर छोड़कर खुद ऑफिस के लिए चला गया और घर को भी लाक कर। मेरी ज़िंदगी और शादी दोनों बहुत ही बुरी हालत में जा रही थी। मैं अगर अपने आप को किसी तरह संभाल कर फिर रही थी तो वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, वो मुझसे हर बात पर सवाल पूछती थी। वो इसी शख्स को अपना बाप कहती थी और ये भी उसके साथ बहुत अच्छा था, इससे बहुत प्यार करता था, उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। वो मुझसे ज़्यादा अपने बाप से मोहब्बत करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। क्या मैं सारी ज़िंदगी मार खाती रहती?
सिर्फ़ ये सोच कर कि वो मेरी बेटी के साथ अच्छा है, मुझे बेशक मार ले। क्या ज़िंदगी इस तरह गुज़र जाती है? क्या हमें इस तरह करना चाहिए? और मैं ये कब तक बर्दाश्त कर पाती? और मेरे अंदर तो अभी हिम्मत भी नहीं थी, मैं थक चुकी थी। मेरे जिस्म पर रोज़ नए ज़ख्म होते थे। जिनको छुपा-छुपा कर मेरा मेकअप भी ख़त्म हो गया था और मेरी हिम्मत भी समझ नहीं आता था कि क्या करूं। हालात बुरे हो गए थे। एक दिन मैंने अपने शौहर से बात करने के बारे में सोचा और उससे आधी रात को मुझे इतना मारा कि मेरी पसलियां तोड़ दी। मैंने किसी तरह अपने दोस्त को कॉल कर दी और वो हस्बैंड और हमारे एक और दोस्त के साथ मेरे घर आ गए मुझे लेने के लिए। लेकिन जब वो मुझे लेने के लिए घर आए तो मेरे शौहर ने हथियार निकाल लिया। हम लोग भी बस हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। लेकिन तब मेरे दोस्त के शौहर ने मेरी बेटी को जगा दिया जो कि सो रही थी और उसने कहा कि देखो तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं। मेरा शौहर मेरी बेटी के सामने बुरा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए उसने हथियार पीछे कर लिया और कहा कि नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस इसी तरह हम फ़ायदा उठाकर मेरी बेटी को लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन मेरा शौहर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अपनी बेटी को वापस लेने के लिए, और मुझे भी वो कुछ भी कर सकता था, वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए मुझे भागना पड़ा और मुझे एक जगह छुपना पड़ा। मैं उन लोगों के लिए मुसीबत नहीं बन सकती थी, इसलिए उनसे अलग हो गई। नहीं तो मेरा शौहर सीधा उनके घर जाता और उनको तंग करता, और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। उन लोगों ने पहले ही मेरी मदद करने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। अब मुझे सब कुछ खुद करना था। मुझे फिर से वही लड़की बनना था जो मैं शादी से पहले थी, और शादी करके मैं बिल्कुल अपने शौहर पर इन्हिसार करने लगी थी। शायद यही मेरी गलती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं ये जंग पहली दफ़ा लड़ने लगी थी। मैं पहले भी इस माशरे से लड़ चुकी थी और मुझे दोबारा भी यही करना था। बस ज़रूरत थी थोड़ी सी हिम्मत करने की। इस दफ़ा मेरे साथ मेरी बेटी थी, सिर्फ यही फ़र्क था। दूसरे शहर में चली गई, अपने बालों का रंग भी बदल लिया था कि मुझे कोई पहचान ना सके। एक दिन मैं शॉपिंग मॉल में खड़ी थी अपनी बेटी के साथ, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर देखा तो ये वही शख्स है जो मुझ पर शर्त लगाकर बैठा था, और मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर उसको बुरा समझकर मैंने अपने शौहर से शादी कर ली थी। लेकिन दरअसल बुरा मेरा शौहर ही निकला था। उसका नाम रज़ा था। उसने मुझे पहचान लिया और मैंने सब कुछ बताया। उसने कहा कि जहाँ तुम रहती हो मैं भी वहीं रहता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैंने कहा कि अपने दोस्त को मत बताना कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो उसने कहा कि वो मेरा दोस्त नहीं था, मैं उसे इसी दिन मिला था। उसने मुझे तुम्हारे सामने बुरा बना दिया, लेकिन तुमने एक बात नहीं सोची कि अगर मैंने शर्त लगाई थी तो उसने भी तो शर्त लगाई थी। जाने तुमने मुझे बुरा और उसे सही क्यों समझ लिया। मैं ये बात सोचकर वाकई हैरान रह गई और मैंने अपना सर झुका लिया। मैंने कहा कि बस मुझसे गलती हो गई थी, इसी गलती की मैं सज़ा भुगत रही हूँ। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी मसला या परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। मैंने उससे कहा कि मैं बदला लेना चाहती हूँ, मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं थी, और उसने मुझ पर जो जुल्म किया वो मैंने बर्दाश्त किया तो सिर्फ़ अपनी बच्ची की वजह से। मैं उसे ये समझा देना चाहती हूँ कि मैं एक कमज़ोर औरत नहीं थी। यहाँ पर मुझे एक शख्स मिला, उसको मैंने ये सब कुछ बताया। उसने मुझे कहा कि तुम कमज़ोर थी इसलिए वो तुम्हें मारता था, तुम अगर मजबूत होती तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाता। उसने मुझे बुनियादी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का वादा किया, वो भी फ्री में। मैंने उसे ट्रेनिंग ली और फिर जब मैं इस काबिल हो गई कि अपना बचाव खुद कर सकती तो मैं अपने शौहर से मिलने के लिए उसके घर गई, लेकिन बिना तैयारी की नहीं गई थी। मैंने घर में जाते ही सबसे पहले फ़ोन की तार काट दी कि वो किसी को भी फ़ोन ना कर सके। उसके बाद बिजली काट दी और फिर जब मेरा शौहर घर में आया तो मैंने दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। मैं उसके सामने खड़ी थी और उसने कहा कि तुम्हें तो मैं तलाश कर रहा था और तुम खुद ही यहाँ पर आ गई। कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? मैंने कहा वो तुम्हारी बेटी नहीं है और तुम जैसे इंसान की बेटी मैं इसे रहने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। मैंने अपने शौहर के मुंह पर थप्पड़ मारा। वो इस कदर हैरान नज़र आ रहा था जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि उसके मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी। उसकी आंखों में भी हैरत थी और वो हैरानगी से देख रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि आज वाकई मैंने हिम्मत का काम किया था जो कभी नहीं कर पाई थी।
उस शख्स ने मुझे धोखा दिया, मुझ पर हाथ उठाया, मेरी पसलियाँ तोड़ दी। ऐसे शख्स के लिए मेरे दिल में अब कोई भी नर्म गोशा नहीं था। वो बहुत हैरान था और मैंने कहा कि तुम मुझ पर हाथ उठाते थे क्योंकि मैं कमज़ोर थी, लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे शौहर ने मुझे उसने कहा कि औरत हमेशा मर्द से कमज़ोर होती है, लेकिन मुझे टेक्निक मेरे उस्ताद ने सिखाई थी, वो मैंने अपनाई और अपने शौहर को ज़मीन पर फेंक कर उसे बहुत मारा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। मैंने इस घर से अपनी वो चीज़ें उठा लीं जो मैं पहले नहीं उठा पाई थी। मेरा ज़ेवर था, मेरे अपने जमा किए हुए पैसे, मेरी माँ की तस्वीर, मेरी बेटी के कपड़े और खिलौने, सब कुछ मैंने वहाँ से उठा लिया और वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। और उसके बाद मैंने अपने शौहर पर खुला का केस दायर कर दिया। फिर इद्दत पूरी होने के बाद मैंने उस इंसान से शादी कर ली जिसने मुझ पर शर्त लगाई थी, क्योंकि वो दरअसल बुरा इंसान नहीं था, मेरा हस्बैंड बुरा था। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला बहुत ही जल्दबाजी में कर लिया था और मुझसे जज करने में गलती हो गई थी। इस गलती को सुधारने के लिए मैंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त भी किया, लेकिन आज मैं जिस शख्स के साथ हूँ वो मुझसे मोहब्बत भी करता है और मेरी बेटी को अपनी बेटी समझता है और उसके सारे खर्चे भी उठाता है। मैंने अपने साबिक शौहर पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी किया है और अभी हमारा केस चल रहा है। उम्मीद है मेरे हक़ में ही फ़ैसला आएगा। शायद जल्दबाजी का फ़ैसला मेरे लिए इतनी तकलीफ़ का बायस बने। अल्लाह करे कोई मेरी तरह माँ बाप के साय से महरूम ना हो और इसे इतने बड़े फ़ैसले खुद लेने पड़े। मेरे माँ बाप होते तो शायद मेरे लिए कोई बेहतर फ़ैसला करते, लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना है। बस अल्लाह लड़कियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।